फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के, जो आपके लिए बहुत रेलेवेंट होंगे कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग में, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में। तो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो नंबर 46 है। इससे पहले 45 वीडियोस आ चुकी हैं, जिसमें सीआरपीसी, आईपीसी, मोटिवेशनल लेक्चर्स, करंट अफेयर्स, टॉर्ट्स, इक्विटी, बहुत सारी चीज़ें कवर की है मैंने। वो भी देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी कीजिए। दोस्तों, प्लीज़ शेयर कीजिए मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आते हो तो। अगर कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशंस मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब सेक्शन 3 में कुछ इंटरप्रिटेशन क्लॉज दे रखी है। याद रखिएगा, सेक्शन 3 में इंटरप्रिटेशन क्लॉज दे रखी है, डेफिनेशन क्लॉज नहीं दे रखी, लेकिन कुछ डेफिनेशंस देने की कोशिश की है, कुछ कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की है। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम समझते हैं कोर्ट की डेफिनेशन दे रखी है। अब कोर्ट में कोई भी ऐसे जजेस या मैजिस्ट्रेट होंगे जो आर्बिट्रेटर को छोड़कर जो लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस, जो भी एविडेंस ले सकते हैं लीगली और उनको अथॉरिटी है, वो बन जाएंगे, कोर्ट के अंदर आ जाएंगे। लेकिन इसमें आर्बिट्रेटर्स को एक्सक्लूड किया हुआ है, स्पेसिफिकली आर्बिट्रेटर्स आर एक्सक्लूडेड। फिर मूव ऑन करते हैं। हम समझते हैं सबसे पहले फैक्ट की डेफिनेशन। अब फैक्ट क्या होता है। फैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब एक ले मैन के लिए अगर पूछे उससे, एक कॉमन पर्सन के लिए, तो वो बोलेगा कि फैक्ट मतलब कोई भी एक एग्जिस्टिंग फैक्ट, कोई भी एक एग्जिस्टिंग थिंग। मतलब फैक्ट मतलब होता है कुछ भी एक ऐसी एग्जिस्टिंग चीज़। ये तो एक कॉमन मैन बोलेगा, लेकिन लीगल लैंग्वेज में इसके अलावा भी इसे बहुत इंटरप्रेट करने की कोशिश की है। अब फैक्ट लीगल लैंग्वेज में जो इंडियन एविडेंस एक्ट में दे रखे हैं वो दो तरीके के हैं। फिजिकल फैक्ट भी हो सकते हैं, मेंटल फैक्ट भी हो सकते हैं। अब फिजिकल फैक्ट किस तरीके के हो सकते हैं, जो हम परसीव करते हैं, जो हम सेंस करते हैं अपने स्किन से, जो हम देखते हैं अपने आईज से, जो हम हियर करते हैं अपने ईयर्स से, स्मेल करते हैं अपने नोज से, या माउथ से हम बोलते हैं, अपनी सेंस ऑफ ऑर्गन से जो हम परसीव करते हैं, जो भी हम देख सकते हैं, जो भी टेंजिबल चीज़ें हैं, उन्हें कहेंगे हम फिजिकल फैक्ट, राइट। और इन्हें हम एक्सटर्नल फैक्ट्स भी बोलते हैं। अब फॉर एन एग्जाम्पल हो सकता है कोई भी चीज़ें जो एक लाइन में लगी हुई हैं, वो हम एक लाइन में देख सकते हैं। अरेंजमेंट मतलब एक क्लासरूम में बहुत सारी चेयर्स लगी हुई हैं, तो वो एक अरेंजमेंट है, वो हम देख सकते हैं, तो वो बनेगा हमारा फिजिकल फैक्ट। इसके अलावा मैं आपको पढ़ा रही हूँ यूट्यूब पर, तो मैं बनूँगी, मतलब मैं बोल रही हूँ, तो ये भी एक फ़िज़िकल फैक्ट है। आप सुन रहे हैं, ये भी एक फ़िज़िकल फैक्ट है। आप देख रहे हैं, ये भी एक फ़िज़िकल फैक्ट है। या किसी ने, बस यही इसके फिजिकल फैक्ट के कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा मेंटल फैक्ट। अब मेंटल फैक्ट जो होता है वो इंटरनल फैक्ट भी बोलते हैं। मेंटल फैक्ट मतलब साइकोलॉजिकल फैक्ट, जो हम देख तो नहीं सकते लेकिन हम फील कर सकते हैं, हम उस पर अपनी ओपिनियन बना सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, रेपुटेशन, किसी भी पर्सन की रेपुटेशन या ओपिनियन, या डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, इंटेंशन, कुछ भी हो सकता है, जो भी जिससे वो कॉन्शियस हो, जिससे वो अवेयर हो, वो बनेगा हमारा मेंटल फैक्ट या साइकोलॉजिकल फैक्ट, राइट। तो हमने समझा फैक्ट की डेफिनेशन, कोड की डेफिनेशन। अब हम मूव ऑन करते हैं रेलेवेंट फैक्ट पर। ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। अब रेलेवेंट क्या होता है। रेलेवेंट फैक्ट वो होते हैं, यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश नहीं की गई है। रेलेवेंट फैक्ट्स आर दोज बेसिक फैक्ट्स जो कनेक्टेड होते हैं विद द फैक्ट इन इशू, किसी ना किसी तरीके से। और इसकी रेलेवेंसी प्रूव करने के लिए हमें जाना पड़ेगा सेक्शन 5 से 55 तक, जहाँ पे रेलेवेंसी की बात की गई है। वहाँ पे मैनर बताया गया है कि रेलेवेंट फैक्ट्स कब रेलेवेंट होंगे। इसके अलावा ये फैक्ट इन इशू से भी कनेक्टेड हो सकते हैं या अदर रेलेवेंट फैक्ट से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। अब फैक्ट कोई भी सिंपल लैंग्वेज में, अगर लीगल लैंग्वेज में हम इसे समझे, तो कोई भी ऐसे फैक्ट जो प्रूफ या डिसप्रूफ हो, प्रूफ या डिसप्रूफ हो, जो रिलेटेड हो फैक्ट एंड इशू से, अगर वो रिलेटेड टू फैक्ट एंड इशू नहीं है तो वो रेलेवेंट नहीं होंगे। और इसे एविडेंशियरी फैक्ट भी बोलते हैं। और इसमें कुछ प्रोबेबिलिटी वैल्यू होती है, मतलब या तो प्रूफ होगा या डिसप्रूफ होगा, या तो कोई कहेगा या कोई नहीं कहेगा, इसे कहेंगे हम रेलेवेंट फैक्ट। अब एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे सेक्शन 6, 7, 8 में दे रखा है मोटिव, प्रिपरेशन, कॉज, इफेक्ट,
या फिर कुछ भी हो सकता है जो 5 से 55 में आए। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, प्ली ऑफ एलिबाई सेक्शन 11 में हो सकता है, आइडेंटिफिकेशन सेक्शन 9 में हो सकता है। अब हम मूव ऑन करते हैं फैक्ट एंड इशू पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपने आप में। फैक्ट एंड इशू, अब कोई भी ऐसे फैक्ट्स जो या तो अपने आप या फिर दूसरे फैक्ट के साथ इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं कि वो एक तरीके का एजर्ट करते हैं और दूसरे को डिनाई करते हैं, मतलब एक को हाँ बोलते हैं और दूसरे को नहीं बोलते हैं। फैक्ट एंड इशू, फैक्ट एंड इशू का बेसिक मीनिंग होता है कि कोई भी फैक्ट्स जो डिस्प्यूट में हो, जो कंट्रोवर्सी में हो, जो भी फैक्ट्स जो भी हम कोर्ट के सामने अगर जाते हैं तो जो कोर्ट मान लेते हैं, जो पार्टीज मान लेती हैं, उन्हें तो कहते हैं फैक्ट्स, क्योंकि उन पर तो कोई डिस्प्यूट है ही नहीं। लेकिन जिस पर कंट्रोवर्सी होती है, जो इन इशू होते हैं, जो कंट्रोवर्सी में होते हैं, डिस्प्यूट में होते हैं, वो बनते हैं फैक्ट एंड इशू। तो जिस पे एक पार्टी असर्ट करती है, जिस पे एक पार्टी हाँ कहती है और दूसरी मना करती है, जो हमें नेचर बताते हैं फैक्ट्स की, उसके एक्सटेंट बताते हैं, स्कोप बताते हैं, जिसमें राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी बताते हैं उसके बारे में। इसके अलावा असर्ट और डिनाई तो बता ही दिया मैंने आपको। और ये फैक्ट एंड इशू जो है वो क्रिमिनल में भी हो सकते हैं और सिविल में भी हो सकते हैं। अब क्रिमिनल में अगर होंगे तो हमेशा चार्जशीट में होंगे, और अगर सिविल में होंगे तो ये सूट में होंगे। इसमें हमेशा फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस बनेंगे, चार्जेस फ्रेम होंगे। और यहाँ पर हमेशा क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इशू, फैक्ट एंड इशू बनेगा जो चार्जशीट में मेंशन होंगे। इसके अलावा इशू ऑफ फैक्ट्स एक एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, इशू ऑफ फैक्ट्स, जो कि कई लोग मिस कर देते हैं, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। इशू ऑफ फैक्ट्स क्या होता है? जो भी फैक्ट एंड इशू के आंसर्स या तो पार्टी असर्ट करेगी या डिनाई करेगी, वो आंसर करता है सीपीसी में, तो ये बन जाएगा इशू ऑफ फैक्ट। ये याद रखिएगा, ऑर्डर 14 रूल 1 में दे रखा है इशू ऑफ फैक्ट के बारे में। तो हमने समझा फैक्ट एंड इशू, रेलेवेंट फैक्ट, फैक्ट और कोर्ट की डेफिनेशन। इसके अलावा हमारे पास इंडिया की डेफिनेशन है। इंडिया की डेफिनेशन में बस आपको याद रखना है कि इंडिया की डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है। इंडिया की डेफिनेशन आप बताइएगा और कहाँ पर दे रखी है, दूसरे मेजर एक्ट्स में कहाँ कहाँ पर दे रखी है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन दे रखी है। कोई भी ऐसे थिंग्स जो मैप में हो सकते हैं, जो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, विजिबल हो सकते हैं या फिर किसी भी तरीके के हो सकते हैं, उसे कहेंगे डॉक्यूमेंट्स। जो साइन हो सकते हैं, फिगर्स हो सकती हैं, लेटर्स हो सकते हैं, और कोई भी मैप हो सकते हैं, इंस्क्रिप्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग होना चाहिए। ये आता है इंडियन एविडेंस एक्ट की डेफिनेशन में। अब आप मुझे बताइएगा कि आईपीसी में डेफिनेशन दे रखी है डॉक्यूमेंट, तो क्या वो एविडेंस एक्ट की डेफिनेशन से सिमिलर है या डिफरेंट है, और अगर सिमिलर है तो क्यों, और अगर डिसिमिलर है मतलब डिफरेंट है तो क्यों। फिर हमें डेफिनेशन दे रखी है प्रूफ की, डिसप्रूफ की और नॉट प्रूफ की। इससे पहले हम एक फैक्ट एंड इशू का एग्जांपल ले लेते हैं। ए ने, इलस्ट्रेशन मैंने सारी कवर करने की कोशिश की है। ए ने बी का मर्डर किया, ये हमारे पास एक कंट्रोवर्सी है। अगर ये ट्रायल कोर्ट मतलब ट्रायल में गया तो कोर्ट क्या देखेगा कि ए ने बी का मर्डर किया, डेथ कॉज हुई है, ये हमारा फैक्ट एंड इशू बना, या फिर ए की इंटेंशन थी बी को मारने की, या फिर ए को इतनी नॉलेज ही नहीं थी कि उसको पता ही नहीं था, वो अनसाउंड था, उसको पता ही नहीं था क्या हो रहा है, तो ये बना हमारा फैक्ट एंड इशू। जो भी कंट्रोवर्सी में जो भी रेज हुआ है वो अब कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो देखेगा कि क्या क्या वो ले या क्या वो छोड़े। इसके अलावा हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट्स और हैं जो बहुत रेलेवेंट हैं, प्रूव, डिसप्रूव और नॉट प्रूव। प्रूव्ड होता है अगर कोई भी कोर्ट के सामने कोई भी चीज़ जाती है, कोई भी फैक्ट्स जाते हैं और कोर्ट ये समझता है कि उस फैक्ट का अस्तित्व है, मतलब कोई भी रीजनेबल पर्सन उस सिचुएशन में यही करता, तो ये मानेगा हमारा प्रूफ। लेकिन वही नॉट प्रूफ क्या बनता है और डिसप्रूफ क्या बनता है। सबसे पहले डिसप्रूफ को समझ लेते हैं। डिसप्रूफ के लिए अगर कोई भी फैक्ट्स जो कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट उस टाइम उसे नॉट इन एग्जिस्टेंट मानता है, मतलब कोई भी अगर रीजनेबल पर्सन उस सिचुएशन में होता तो वो उसे एग्जिस्ट नहीं करता, तब वो एग्जिस्ट नहीं होती चीज़ें, तो ये बनेगा हमारा नॉट प्रूफ। इसके अलावा डिसप्रूफ, इसके अलावा हमारा नॉट प्रूफ। अब नॉट प्रूफ होता है जो ना कि प्रूव्ड हुआ है और ना कि डिसप्रूव्ड हुआ है, ना तो वो प्रूव्ड हुआ है और ना ही वो डिसप्रूव्ड हुआ है, वो बन जाएगा हमारा नॉट प्रूफ। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, नॉट प्रूफ मतलब
कभी भी वो प्रूव भी नहीं होगा और डिसप्रूव भी नहीं होगा। डिसप्रूव मतलब कि एग्जिस्टेंस में नहीं है, कोर्ट हमेशा ही मानेगा कि एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, और प्रूव में एग्जिस्टेंस उसकी मानी जाएगी। तो ये तब बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अगर आप ये समझते हैं तो आपको एविडेंस एक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। प्लीज़ बताइएगा कि आपको समझ आया, या आपको कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।